हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो ये पार्ट 3 है। मैंने आपको स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही बताया था कि मैथ्स के 11th-12th के जितने भी टॉपिक है साइंस एंड कॉमर्स के, मैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसमें पार्ट 3 में स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है खासकर कॉमर्स के लिए। साइंस के लिए भी यूज़फुल है बट कॉमर्स के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंस है। और कॉमर्स वाले लोग के लिए 11th-12th प्लस जो बीकॉम फर्स्ट ईयर के हैं, तो आपके अगर कोई फ्रेंड होंगे जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में, उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है। या फिर वो जो रिसर्च के लिए, जिनको स्टैटिस्टिक्स में रिसर्च करना, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। तो आज के लेक्चर में हमें स्टैटिस्टिक्स की कुछ बेसिक बातें हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 जो है स्टैटिस्टिक्स के अंदर है, वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, और उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम डेटा के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एक्चुअल में डेटा क्या होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं। जैसे हम डेरिवेटिव जब पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में मैंने सेट से स्टार्ट किया था। तो सेट्स क्या है, एक बेसिक है हमारा कि हमारे पास एलिमेंट होने चाहिए। अगर हमारे पास जितना एलिमेंट होगा उतना ही हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे ही जब हमें रिसर्च करना है या किसी के बारे में स्टडी करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटा होना चाहिए। अगर डेटा रहेगा तब जाके हम उसको डिस्कस करेंगे, दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे, उसके बीच में रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम स्टैट्स के अंदर करते हैं। स्टैट्स की ओरिजिन कहाँ से हुई, स्टैट्स का मतलब क्या होता है, ये वर्ड कहाँ से लिया गया, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, पूरा लेक्चर देखना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और सबको पूरी वीडियो देखनी है, तब जाके आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर होगा। और रेगुलरली देखा है, जो भी वीडियो है आपको कंटिन्यूसली रेगुलर लेक्चर लेना है, चाहे वो पार्ट 1 के हो, पार्ट 2 के है, पार्ट 3 को है, ताकि जब 1 ईयर के बाद जब आप पूरे टॉपिक को पढ़ोगे तो आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। इसके लिए मैंने 2022 डाला है, ताकि आप पूरी 1 ईयर उसके लिए प्रिपेयर हो सके। पूरी 1 ईयर का हमारे पास टाइम है हर चीज़ों को कंप्लीट डिस्कशन करने, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर कॉमर्स वाले लोग के लिए। बाकी इसका यूज़ तो साइंस वाले लोग के लिए होगा। कॉमर्स में जो सीपीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इसमें वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। तो वो लोग जितना ज़्यादा हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे, उतना उनके लिए बेटर होगा। तो लेक्चर 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेटा और ग्राफ के बारे में, कि डेटा एंड ग्राफ के बारे में। ये लेक्चर 1 है। आज के लेक्चर में डेटा और ग्राफ, पहले हम हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है पहले हम वो डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम डेटा और ग्राफ को स्टडी करेंगे। शायद आज के लेक्चर में ग्राफ तो नहीं हो सकता, डेटा के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर कौन कौन से हमें टॉपिक डिस्कस करने, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, तो यूनिट 1 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अलग अलग टाइप के सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना सीखेंगे। जैसे कि एरिथमेटिक मीन क्या होता है, मीडियन, मॉड क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, कंप्यूटेशनल टेक्निक ऑफ दिस मेजर। और इसको मेजर करने के जो कंप्यूटेशनल टेक्निक है, यानी कि किस टेक्निक का यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को। उसके बाद हम टू लर्न अ कंपेरेटिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेजर एंड देयरफॉर विच मेजर टू यूज इन विच सर्कमस्टांसेस। अब होता ये कि इसमें जितने भी मीडियन है, हर एक चीज़ का अपना इंपॉर्टेंस है। कहीं किसी चीज़ का एडवांटेज है तो कहीं किसी चीज़ का डिसएडवांटेज। कोई चीज़ सिंपल है बट उसका यूज़ नहीं है, उसमें एरर ज़्यादा होती है। कोई चीज़ें हार्ड है तो वो ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, बट वो हार्ड है। तो जितना इजी है उतना हमें रिजल्ट कम मिलेगा, बट जितना हमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए उतना उसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। तो हमें क्या करना है, हर एक मेथड को देखना है और कौन सा मेथड कहाँ एप्लीकेबल होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन देखेंगे सेंट्रल टेंडेंसी का और डिफरेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट सेंट्रल टेंडेंसी हमें डिस्कस करने हैं।
और आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये सारे टॉपिक हमको डिस्कस करते हैं। अब हम पहले एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी के। तो ये आपके सामने दिख रहा होगा हमें क्या क्या डिस्कस करना है। ये पूरा ओवरव्यू है कि हमें क्या क्या डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। तो आप देख रहे होगे आपके सामने एरिथमेटिक मीन दिख रहा है। अब एरिथमेटिक मीन के अंदर हम प्रॉपर्टीज ऑफ एरिथमेटिक मीन देखेंगे, वेटेड एरिथमेटिक मीन। अब इसमें होता है कि इसमें हम तीन टाइप के हर एक मीन के अंदर, चाहे वो मीन हो, मीडियन हो या मॉड हो, हम 3 टाइप में इसको 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम जो डेटा है वो डिस्क्रीट डेटा होगा। आगे चल के हम देखेंगे डिस्क्रीट डेटा सब क्या होता है। डिस्क्रीट डेटा हम फ्रीक्वेंसी वाले डेटा देखेंगे और लास्ट में रेंज वाले डेटा देखेंगे। तो उन हर एक में 3 पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे और उसको कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। उसके बाद सेकंड आ जाता है मीडियन। पहले हम मीडियन डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे एम नहीं होगा, यहाँ पे मीडियन होगा एन। तो मीडियन में भी पहले हम मीडियन समझेंगे, मीडियन के प्रॉपर्टी, और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्टीशन वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11th का जो पहला चैप्टर है पार्ट 2 का वो है पार्टीशन वैल्यू। तो खासकर 11th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप 11th में जाते हो तो पार्ट 1 जो है वो तुम्हारा साइंस का और जो साइंस के मैथ्स है उनसे रिलेट करता है, बट जो आपका मैथ्स 2 है वो पूरा स्टैट्स पार्ट है। तो स्टैट्स में आपको पहला चैप्टर है पार्टीशन वैल्यू, क्योंकि जो मीडियन कॉन्सेप्ट है ये आप ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हो। इसके लिए वो डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पार्टीशन वैल्यू से। बट हम यहाँ पे पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे ताकि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो पार्टीशन वैल्यू में हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं। तो जो 11th के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि डिसाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, ये 3 डिफरेंट टाइप्स के हम पार्टीशन वैल्यू पढ़ते हैं। डिसाइल मतलब क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 10 पार्ट्स में। तो हम D1, D2, D3 इस तरीके से डिसाइल निकालते हैं। क्वार्टाइल में क्या करते हैं, हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं डेटा को। ऐसे ही परसेंटाइल में हम क्या करते हैं, टोटल 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वहाँ पे परसेंटाइल फाइंड करते हैं, P1 से लेके P99 तक। नेक्स्ट आता है मॉड। ये थर्ड कॉन्सेप्ट है। इसमें भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, मॉड के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं तीनों डेटा के लिए, चाहे वो हमारे पास डिस्क्रीट डेटा हो जिसे हम अनग्रुप डेटा कहते हैं। ग्रुप डेटा में 2, एक फ्रीक्वेंसी वाले और एक रेंज वाले, ये अलग अलग टाइप्स के हम डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एरिथमेटिक मीन में ही जब हम मीन पढ़ते 3 टाइप का हमारे पास मीन होता है। अगर आप हम आगे सीक्वेंस में भी पढ़ेंगे कि 3 अलग अलग टाइप के मीन होते हैं। एक होता है एरिथमेटिक मीन, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन और एक होता है हार्मोनिक मीन। एरिथमेटिक मीन जो है कि कहीं ना कहीं सम से रिलेटेड होता है, मतलब प्लस से, और जबकि ज्योमेट्रिक मीन होती है यहाँ पे हम प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। और उसके बाद लास्ट में आता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन कुछ नहीं बल्कि एरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल दे लो। एक अगर सीक्वेंस एरिथमेटिक में है, एरिथमेटिक सीक्वेंस को या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जो आपने 10th में पढ़ा था, अगर उसी को हम रेसिप्रोकल ले लें, जैसे A1, A2, A3, अगर सपोज ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो 1/A1, 1/A2 ये जो सीक्वेंस बनेगा वो उसको हमने नाम दिया है हार्मोनिक मीन। इसका अपना खुद का बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। जब हम सीक्वेंस और सीरीज पढ़ते हैं तो हार्मोनिक सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए हम हार्मोनिक मीन भी डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो स्टैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैट्स की एक एक मीनिंग हम समझेंगे कि एक्चुअल में स्टैट्स का यूज़ किस लिए किया गया था, ठीक है। तो आई होप ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए। आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक यहाँ पे दिखाया जा रहा है सारे टॉपिक को नोट डाउन करना है। और दूसरी बात, आपको क्या करना है, 3 नए बुक बनाने हैं। बुक 1 जिसमें आप पार्ट 1 लिखोगे, बुक 2 जिसमें आप पार्ट 2 लिखोगे और बुक 3 जिसमें आप पार्ट 3 लिखोगे। और हर एक चीज़ को आपको एक नोट बनाना है। और नोट के देखो, नोट के आजू में ना आपको थोड़ी सी लाइन छोड़नी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका बुक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, या तो आप यहाँ छोड़ दो, या तो आप नीचे, या तो लेफ्ट साइड में, जहाँ पे आप अपना डाउट लिखो।
जैसे मैट्राइसिस में कुछ लोगों को डाउट है, जब हम मैट्राइसिस का 3rd लेक्चर लेंगे तो वहाँ पे जितने मैट्राइसिस के डाउट है उसको हम डिस्कस करेंगे। सेट में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, जब हम सेट का नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो वहाँ पे सेट्स के डाउट क्लियर करेंगे। और जैसे ही हम स्टैटिस्टिक्स का जो हम पार्टीशन वैल्यू फाइंड करें, जैसे इस लेक्चर में डाउट होगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। और सेकेंड लेक्चर में जिसको डाउट होता है, जब भी हमारा नेक्स्ट वीक में 3rd लेक्चर होगा वहाँ पे हम पहले डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन, सेंट्रल टेंडेंसी का डेफिनेशन, या फिर ये कह सकते हैं पूरा एक्सप्लेन किया है कि सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। इन मेनी केसेस लाइक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट, वेट, marks, profit, wage and so on. It has been noted that starting with a rather low frequency, the class frequency gradually increase till it reaches its maximum somewhere near the central part of the distribution, and after which the class frequency steadily fall to its minimum value towards the end. ये सिंपल एक्चुअल में क्या कह रहा है कि जो भी हम डेली मतलब चाहे हमारा हाइट हो या वेट हो, मार्क्स हो, प्रॉफिट हो, वेज हो, या फिर चाहे जो भी हो, हम हमेशा क्या करते हैं, स्टार्ट करते लो से और धीरे धीरे क्या करते हैं, उसकी जो क्लास फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। जैसे मान लो अगर किसी भी चीज़ का हमें क्या करना है, उसको डिस्कस करना है, डिटेल में स्टडी करना है, पहले हम थोड़ा डेटा लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, ऐसे फिर हम धीरे धीरे जो डेटा है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहते हैं, जिससे कि हमें और एक्यूरेट रिजल्ट पता चल सके और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके बारे में एनालिसिस कर सके। और फिर हम एक मतलब कहीं जाके मर्ज होते हैं, या फिर कह रहे कहीं हमारा एक धीरे धीरे हम कहीं पहुंचते हैं, तो जिस पॉइंट पे हम पहुंचते हैं जहाँ की हर चीज़ पूरी डेंस होती है। देखो मैं आपको डेंसिटी से समझाता हूँ, हम उसी चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई चीज़, मैं सपोज एक बिजनेसमैन, ठीक है, और मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचना है कि जो कहीं बिकना चाहिए, ठीक है, मतलब मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मैं ऐसे जगह उस चीज़ को करूँगा जहाँ पे उसका डेंस ज़्यादा हो, उसके डिमांड डेंस में हो। डेंस का मतलब जो उसका बोलते ना कि नंबर ऑफ पब्लिक वहाँ ज़्यादा होनी चाहिए जहाँ पे उसका यूज़ ज़्यादा हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल 3 प्लेसेस है, मुझे एक मोबाइल बेचना है, ठीक है, और मोबाइल बेचना है और 3 अलग अलग जगह जाके, जहाँ पे एक जगह 10 डिमांड है, एक जगह 15 डिमांड है और एक जगह 20 डिमांड है। तो अगर मुझे बिजनेस करना है ना तो मैं 50 वाले प्लेस पे जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो मेजर डेंसिटी है वो 50 वाले पे, वहाँ पे ज़्यादा डिमांड है। तो ऐसे जो हमारा एवरेज, जो भी हम मीडियन वगैरह कर रहे हैं, वो सब जाके वहीं सेंट्रल टेंडेंसी पे कन्वर्ज होता है। तो वो अलग अलग टाइम के होते हैं, कुछ पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, कुछ वैल्यू पे डिपेंड करते हैं और कुछ डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जो डायरेक्टली डेंसिटी पे डिपेंड करता है उसे हम मॉड कहते हैं। अगर हर एक वैल्यू को कलेक्ट कर दे उसे हम मीडियन कहते हैं, अरे एवरेज कहते हैं, जैसे मीन। लेकिन जब हम पोजीशन की बात करते हैं तब हम किसको फोकस करते हैं, मीडियन के बारे में। तो जो ये पार्टीशन वैल्यू है वो हमेशा पोजीशन पे फोकस करता है, जबकि एवरेज जो है वो हमेशा, अरे जो मीन है वो हमेशा एवरेज पे फोकस करता है और मॉड हमेशा डेंसिटी पे फोकस करता है। तो इस तरीके से हमारा मेन एम होता है सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस करना। अब इसके अपने कुछ बहुत सारे बेनिफिट है। Thus, central tendency may be defined as the tendency of a given set of observation cluster around a single central or a middle value, and the single value that represent the given set of observation is described as a measure of central tendency or a location or a average. ये देखो यहाँ पे जो मैंने समझाया वही चीज़ है पूरा, कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये एक टेंडेंसी है किसी भी गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन की। अगर मेरे पास अलग अलग डेटा है, सपोज बहुत सारे मेरे पास गिवन डेटा है, उसकी टेंडेंसी देखनी है, तो वो कहाँ, उसका टेंडेंसी क्या होता है, वो क्लस्टर अराउंड सिंगल सेंट्रल और अ मिडल वैल्यू, एंड द सिंगल वैल्यू जो पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है उसे हम डिस्क्राइब करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या लोकेशन और एवरेज कहते हैं। यानी कि एक ऐसी वैल्यू जिससे कि पूरे ऑब्जर्वेशन के बारे में मैं मतलब अंदाजा लगा सकता हूँ। कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, अगर आप एक क्लास में आपको 10th में कितना आया है
अगर ये चेक करना तो आपका परसेंटेज पूछा जाता है। कोई आपसे ये नहीं पूछता कि आपने किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाया था, आपके इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे। आपको पूछा जाता है परसेंटेज, और परसेंटेज कहीं ना कहीं एक एवरेज का काम करता है। जब हम परसेंटेज, तो हम कहीं ना कहीं पूरे मार्क्स को एक 100 के, मतलब 100 के करस्पॉन्डिंग, या फिर कह सकते हैं 100 के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। तो हम एवरेज निकाल रहे हैं वहाँ पे कि जितने मार्क्स है उसको, जितने सब्जेक्ट उससे डिवाइड कर दो, टोटल मार्क्स को काउंट करके अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो उसको उतने सब्जेक्ट से डिवाइड कर दो, तो वो हमें एक एवरेज मिलता है। अगर 100 मार्क्स का है, अगर मार्क्स 100 से कम है तो वो एवरेज नहीं होता। लेकिन अगर 100 मार्क्स के सारे पेपर हैं तो परसेंटेज और एवरेज में डिफरेंस नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हम परसेंटेज पूछते हैं, इससे हमें एक एवरेज लगता है हाँ कि इसका इतना परसेंटेज है। तो एवरेज से हमें ये आइडिया लग जाता है कि एक्चुअल में उसका डेटा का मतलब पूरा जो है वो किसके तरफ टेंड होगा, मतलब किसके तरफ वो, उसकी टेंडेंसी किसके तरफ है। तो ये सब हम डिस्कस करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। हेंस इट इज पॉसिबल टू कंडेंस अ वास्ट मास ऑफ डेटा बाय अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। यानी कि पूरे डेटा को, इतनी बड़ी डेटा को अगर हमें एनालिसिस करना, तो एक सिंगल डेटा के रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं कि पूरा डेटा का बिहेवियर कैसा है। एक एवरेज की मदद से हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी कैसी चल रही है, उसका मार्केट वैल्यू कैसा है, वो कैसा, उसका स्टैंड कहाँ करता है, एक स्टूडेंट की एक क्लास में परफॉर्मेंस कैसा है, एक कॉलेज का परफॉर्मेंस कैसा है। ये सब हम एवरेज से पता लगाते हैं। द कंप्यूटेशन ऑफ अ मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन ए मेनी स्पेयर। यानी कि बहुत सारे ऐसे पार्ट है जहाँ पे ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ कंपनी इज रिकॉग्नाइज, एक कंपनी को हम किस से पहचानते हैं, बाय इट्स हाई एवरेज प्रॉफिट, कि वो हमेशा एवरेज हाई प्रॉफिट देता है। एक दिन में, 2 दिन में कितनी प्रॉफिट दे रहा है ये नहीं, बल्कि पूरे ईयर में एवरेज प्रॉफिट कौन देता है, इससे हम उस कंपनी को पहचानते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज जज बेसिस ऑफ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय इट्स स्टूडेंट एंड सो ऑन। एक इंस्टीट्यूट के अंदर वो इंस्टीट्यूट इस बात से जाना जाता है कि उसके एवरेज स्टूडेंट का मार्क्स कितना आ रहा है। हमें ये नहीं कि मान लो उसके पास 10 स्टूडेंट हैं, तो हम ये नहीं देखेंगे कि एक स्टूडेंट बहुत टॉप मारा और एक स्टूडेंट फेल हो गया। हम उसका एवरेज पूरा परफॉर्मेंस देखते हैं कि उस इंस्टीट्यूट का या उस कॉलेज का एवरेज परफॉर्मेंस कैसा है। क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट हो सकता है इतना पढ़ने में तेज ना हो और एक स्टूडेंट पढ़ने में बहुत तेज हो, ठीक है। तो एवरेज से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उस ओवरऑल पूरे कॉलेज का या इंस्टीट्यूशन का परफॉर्मेंस कैसा है। फर्दर मोर द सेंट्रल टेंडेंसी ऑल्सो फैसिलिटेट अस इन प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग आर द मेजर सेंट्रल टेंडेंसी। ये आगे हम डिस्कस करेंगे, पहले हम डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है कि इसके अलावा भी सेंट्रल टेंडेंसी बहुत चीज़ों में इजी बना देता है, जिससे कि हम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशन बहुत है, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। बाकी आप ऐसा समझो, एवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिससे कि हम हर एक डेटा को इंडिविजुअल न डिस्कस करते हुए पूरे ओवरऑल के बारे में एक एवरेज निकालते हैं कि हाँ इसकी बिहेवियर इस तरीके से, इस कंपनी का ये मार्केट में वैल्यू है। तो ये चीज़ें हम एवरेज से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बाकी अगर एक एक डेटा के बारे में डिस्कस करना, इसका डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि हमें एक एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में पता नहीं चलता। इसके लिए हम आगे पढ़ते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि उसके एवरेज से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट कितना डेविएट हो रहा है, या पूरी कंपनी का एक इंडिविजुअल जो वहाँ का वर्कर है वो कंपनी के ओवरऑल एवरेज से कितना डेविएट हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन में पढ़ते हैं। कोई चीज़ अपने एवरेज से कितना क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्सन में, जो हमारा सेकेंड चैप्टर होगा। अब थोड़ा इस चीज़ को आगे बढ़ाने से पहले हम डेटा को डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में पहले समझते हैं। तो बिफोर बिगिनिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द डेटा, कि डेटा क्या होता है इन अ टेबुलर फॉर्म, अंडरस्टैंड द पिक्चर, की आइडिया। और इसके बाद ये पढ़ने के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू प्रेजेंट अ डेटा इन अ चार्ट। आप किसी भी डेटा को चार्ट में प्रेजेंट कर सकते हो, ग्राफ्स में, एटसेट्रा। अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिकल ग्राफ क्या होता है,
बार ग्राफ एंड पाई ग्राफ, ये हमारा सेकेंड लेक्चर होगा। ग्राफ को आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ डेटा को और स्टैटिस्टिक्स को समझेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स, ये जो हम वर्ड यूज करें ना स्टैटिस्टिक्स, जो हमारा चैप्टर का नाम है, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड लैटिन वर्ड स्टेटस और द इटालियन वर्ड स्टेटा और ग्रीक वर्ड स्टैटिस्टिक। यहाँ पे सी है, यहाँ पे सिर्फ के आ रहा है। तो लैटिन की वर्ड स्टेटस, इटालियन का वर्ड स्टेटा और ग्रीक का वर्ड स्टैटिस्टिक यहाँ से लिया गया है। यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड हम यूज कर रहे हैं, इसको कहाँ से लाया गया है? लैटिन का वर्ड है स्टेटस, इटालियन का वर्ड है स्टेटा और ग्रीक का वर्ड है स्टैटिस्टिक। अब इसका मतलब क्या होता है और इसका यूज किस लिए किया जाता है? पॉलिटिकल स्टेटस हैड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सिटीजन्स टू फैसिलिटेट गवर्नेंस एंड टू प्लान फॉर अ डेवलपमेंट। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, मान लो ये एक गवर्नमेंट है और ये उसकी पब्लिक है, या फिर ये कह सकते हैं पूरा जनता है। और अगर फॉर एग्जांपल एक अच्छा गवर्नमेंट, हमें एक अच्छा गवर्नमेंट चाहिए, तो इस गवर्नमेंट के पास क्या होना चाहिए पता है? हर एक इंडिविजुअल मेंबर का डेटा होना चाहिए। ये क्या करेगा? हर इंडिविजुअल मेंबर का डेटा कलेक्ट करके लेके जाएंगे। जितने भी इंडिविजुअल मेंबर हैं, अगर इनके पास डेटा रहेगा कि कौन कैसा सोचता है, किसके पास क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ की कमी है, किसके पास कौन सा टैलेंट है, उसको कितना यूज़ कर सकते हैं और किस चीज़ को कहाँ कहाँ यूज़ करना है, सबकी थिंकिंग क्या है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कौन सी कला है, ये सारी चीज़ें अगर उनके पास होगी तब जाके वो एक अच्छा गवर्नमेंट चला सकते हैं, ताकि पूरा मार्केट सही ढंग से चल सके। तो इसलिए उन्होंने अपने मतलब पूरे बोलते हैं समाज को चलाने के लिए, अपने पूरी गवर्नमेंट को चलाने के लिए उन्होंने क्या किया था? फर्स्ट टाइम इस वर्ड का यूज़ किया था, जिससे कि पूरी डेटा उनके पास हो और वो अच्छे तरीके से चला सके। ठीक है, तो यहाँ से ये वर्ड आया था हमारे पास स्टेटा, स्टैटिस्टिक, और स्टेटस से ये वर्ड आया था जिसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, जिससे कि उनके पास एक पूरी डेटा हो और वो एक अच्छी तरीके से गवर्नमेंट चला सके। उन्हें पता हो कि किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है, किसके पास कौन सा टैलेंट है, उसको कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए उन्होंने इस वर्ड का यूज़ किया था। देन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे समय बीतते गया, स्टैटिस्टिक्स इवॉल्व एज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो जैसे जैसे समय बीतते गया, ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये उभर के आ गया मैथमेटिक्स का एक ब्रांच, जो डील करता है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन, क्लासीफाई करते हैं और न्यूमेरिकल डेटा को एनालिसिस करते हैं। मतलब क्या करेंगे? पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे और जैसे डेटा कलेक्ट होगा फिर हम क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट करेंगे और क्लासीफाई करने के बाद हर एक डेटा को हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे, यानी कि उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया किसके अंदर? मैथमेटिक्स के अंदर। इन दिस चैप्टर वी शाल लर्न अबाउट स्टैटिस्टिकल ग्राफ एंड देयर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये हमारा मेन एम है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे। आज के चैप्टर में हम सिर्फ डेटा वगैरह डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिकल ग्राफ और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहला टॉपिक आता है डेटा क्या होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेटा। आजकल के प्रेजेंट लाइफ में ना, जो ये प्रेजेंट चल रहा है, मतलब ये टाइम पे जिसके पास जितना ज़्यादा डेटा है, जिसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है डेटा, वो उतना ही आगे जा रहा है। जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी, जितने भी आईटी फील्ड है, जो आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, मोबाइल यूज़ कर रहे हो, गूगल यूज़ कर रहे हो, अमेज़ॉन, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यहाँ तक कि यूट्यूब, ये सारी चीज़ें आज इतनी बड़ी कंपनी है, टॉप रैंकिंग में। इसका रीज़न ये है कि उनके पास बहुत डेटा है, और अगर उनके पास डेटा है तो उस डेटा का वो सही तरीके से इस्तेमाल करके आज वो इतना इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो यानी कि आपके पास डेटा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आपके पास लोगों का डेटा होगा, उतने अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो कि उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना बिजनेस कर सकते हो। तो डेटा होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप उसके बारे में स्टडी कर सकते हो।
अब डेटा होता क्या है? द वर्ड डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन विच इज अ कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर और अ सेट ऑफ गिवन फैक्ट। आपके पास कुछ फैक्ट होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? डेटा, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कलेक्ट करना है कि कितनी पॉपुलेशन है, मैं क्या करूँगा? हर घर घर जा पे पूछूंगा कि किसके पास कितने, हर घर में कितने मेंबर है। तो मैंने क्या किया? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। तो उसी इन्फॉर्मेशन को जो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ तो उसी को नाम क्या दे रहा हूँ? डेटा। यानी कि कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं हम। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, या फिर सेट ऑफ गिवन फैक्ट। हम सेट यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सेट का ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। अगर हम कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, हमने कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने पॉपुलेशन का घर घर जाके मैं देख रहा हूँ कि इस घर में इतने मेंबर है, इस घर में इतने मेंबर है। अब मैं उसको क्या करूँगा? एक सेट बना दूंगा और इसी को कहूँगा डेटा। यानी कि डेटा इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसे आप समझ सकते हो। जो भी हम कलेक्ट करते हैं डिफरेंट अलग अलग तरीके से, वो कौन कौन से टाइप के होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर बाय 10 पपिल्स ऑफ अ क्लास इन अ टेस्ट इज गिवन एज। मान लो एक क्लास में मैंने टेस्ट ले लिया, ठीक है। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, सेट्स के चैप्टर, मैंने कहा कि चलो अब एक टेस्ट रखते हैं, ठीक है। और टेस्ट रखने के बाद हर एक के 10 स्टूडेंट है मेरे पास क्लास में, और हर एक का मार्क्स आ गया। अब मुझे क्या करना है? उसको, ये डेटा आ गया ना, मेरे पास एक डेटा आ गया कि फर्स्ट स्टूडेंट को इतने मार्क्स हैं, सेकेंड स्टूडेंट को इतने मार्क्स हैं, और थर्ड सो ऑन, इस तरीके से हर एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं। मेरे पास डेटा आ गया यहाँ पे। तो ये सपोज हमारे पास डेटा गिवन है 72, 84, 82, 96। ये है क्या? एक्चुअल में ये डेटा है, 10 स्टूडेंट के मार्क्स का डेटा है। हमें एक इंफॉर्मेशन मिली कि इस स्टूडेंट को इतने मार्क्स मिले, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को इतने मार्क्स मिले, और ये सारी इंफॉर्मेशन एक डेटा बन गया, ठीक है। तो डेटा मतलब किसी भी चीज़ का अगर हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, कोई फैक्ट मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डेटा। द सेट ऑफ दिस फिगर इज द डेटा रिलेटेड टू द मार्क्स बाय 10 पपिल्स इन अ क्लास टेस्ट। यानी कि जो क्लास टेस्ट लिया गया है उसमें 10 पपिल्स के जो स्कोर है या फिर उनके मार्क्स का, ये एक डेटा है। मतलब ये डेटा जो हमारे पास दिख रहा है ये किससे रिलेटेड है? ये 10 पपिल्स ने जो टेस्ट दिया था उनके मार्क्स का डेटा है। तो ये हो गया डेटा। अब इसमें आपको कुछ चीज नोट ध्यान रखनी है। द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अ रॉ डेटा। किसी चीज को डायरेक्टली हम देख के, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से हम देखते हैं, उसे हम कहते हैं रॉ डेटा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक टेस्ट ले लिया, और टेस्ट में अगर मैंने पेपर चेक कर ली, मुझे सीधे सीधे पता चल जा रहा है कि किसके कितने मार्क्स है, ये रॉ डेटा हो गया। या फिर फॉर एग्जांपल मैं कहीं जाऊं और मुझे सर्वे करने के लिए भेज दिया गया कि हर एक मेंबर में, हर एक घर में कितने मेंबर्स हैं। तो मैं हर घर पे जा रहा हूं, तो ऑब्जर्वेशन से मैंने क्या किया? सबसे पूछ के मार्क्स लिख दिया। ये भी सब ऑब्जर्वेशन है। तो जो हम ऑब्जर्वेशन से डायरेक्टली, हम ऑब्जर्वेशन से जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं रॉ डेटा। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट इन अ मंथली टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉ डेटा और अनग्रुप डेटा। तो जो मार्क्स 10 स्टूडेंट से हमें मिला है मंथली टेस्ट का, ये सब किसके एग्जाम्पल है? रॉ डेटा, या इसी को हम कहते हैं अनग्रुप डेटा। यानी कि एक एक पर्टिकुलर का अलग अलग स्टूडेंट है, मतलब हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का अलग अलग डिफरेंट मार्क्स है। तो ये हमारे पास हो गया अनग्रुप डेटा। हर एक डेटा अलग है, पहले स्टूडेंट का अलग मार्क्स है, सेकंड स्टूडेंट का अलग मार्क्स है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा। आगे चल के हम हर एक डेटा के लिए मीन, मीडियन, मॉड सबके लिए क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। जो डिफरेंस होता है बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा इज कॉल्ड उसे हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास हो जाता है रेंज। कि रेंज किसके बीच में जा रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, मेरे क्लास में अगर 10 स्टूडेंट है, सबसे कम स्टूडेंट का मार्क्स कितना था? अगर पिछला एग्जाम्पल ले लूँ, सपोज 80 मार्क्स था, मैंने ध्यान नहीं दिया, 72 पकड़ के चलो, और मैक्सिमम स्टूडेंट के मार्क्स कितने थे? 96। तो मैं बोलूँगा मेरा रेंज जो है ना वो 72 से लेकर 96, मतलब ये रेंज हो गया ना 72 से लेकर 96। तो हम क्या करेंगे? हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस कर देंगे कि जो रेंज है 72 और 96 वो कितना होगा? 24 का। तो जैसे एक एग्जाम्पल है रेंज, उसे हम क्या कहते हैं? रेंज। द रेंज ऑफ द डेटा ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर, यानी कि पहले 25 नेचुरल नंबर का जो रेंज होगा वो कितना होगा? फर्स्ट नेचुरल नंबर 1,
तो पहला नेचुरल नंबर कितना होता है 1, और 25th नेचुरल नंबर कितना होगा 25। रेंज के लिए क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। तो यानी कि जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा 24। तो हाईएस्ट वैल्यू को जब लोवेस्ट वैल्यू में से माइनस करते हो तो हमारे पास रेंज आता है। ये आगे चल के हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्शन में डिस्कस करेंगे डिटेल में। टैली चार्ट किसे कहते हैं? टैली चार्ट में क्या होता है, जब आपके पास 4 नंबर हो तो आप उतने लाइन इस तरीके से कर दो। जैसे किसी ने पूछा 1 लिखो, आप क्या करोगे 1। या आपने 10th में पढ़ा होगा, 9th और 10th में, कि टैली मार्क्स किसको बोलते हैं। टैली चार्ट बनाना है, जैसे 1 के लिए 1, 2 करना है 2 कर दो, 3 है तो 3, 4 है तो 4। लेकिन अगर आपको 5 करना होगा ना तो आप क्या करोगे, ऐसे इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ दोगे, यानी कि इसको यहाँ से लेके यहाँ ऐसा कट कर दोगे, ये होता है 5। फिर 6 होगा तो ये देखो 6, 7, 8, 9, और जैसे 10 आएगा फिर आप ऐसे कर दो 11, 12, 13, 14, 15, फिर 16, 17, 18, 19, 20। इसे आप कहते हो टैली मार्क्स या टैली चार्ट। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। कहीं कहीं डेटा के लिए हम इसका यूज करते हैं। सम बेसिक डेफिनेशन। तो बिफोर गेटिंग इनटू डिटेल्स ऑफ द टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, लेट अस रिव्यू सम बेसिक डेफिनेशन। ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? Each numerical figure in a data is called an observation। जो डेटा के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल फिगर होते हैं, जैसे हमने मार्क्स लिया था तो वो जो न्यूमेरिकल फिगर थे 72, 96, जो भी मार्क्स थे 100 में से, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या हो गया? जितने भी न्यूमेरिकल फिगर है डेटा के अंदर उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। The number of times of a particular observation occurs is called its frequency। जैसे मैं कुछ डेटा लिख दूं 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, तो कौन सा नंबर कितने नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है सेम डेटा या फिर सेम ऑब्जर्वेशन, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। जैसे 1 कितने टाइम आ रहा है 1 टाइम, 2 कितने नंबर ऑफ टाइम आ रहा है 1 टाइम, बट 3 कितने नंबर ऑफ टाइम आ रहा है 2 टाइम। तो हर डेटा कितने नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पे 3 2 टाइम है, बाकी हर डेटा कितने टाइम है 1 टाइम, तो इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, और जो ऑब्जर्वेशन कितने नंबर ऑफ टाइम्स है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो आगे से हम डेटा की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे हम ऑब्जर्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन कह के ऐसे बोलेंगे। जो भी डेटा होगी तो डेटा के न्यूमेरिकल वैल्यू को आगे से हम क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वेशन। टैबुलेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा, उसे हम कहते हैं टैबुलर फॉर्म, इज कॉल्ड अ टैबुलेशन और अ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो अगर डेटा को सिस्टमैटिक अरेंज करें तो उसी को हम क्या कहते हैं? टैबुलेशन और प्रेजेंटेशन डेटा। दिस ग्रुपिंग रिजल्ट, और उसी रिजल्ट को ग्रुप बना के एक टेबल में लिख दे। जैसे 1 कितने टाइम है उसका फ्रीक्वेंसी लिख दो, 2 कितने नंबर ऑफ टाइम्स है उसका फ्रीक्वेंसी लिख दो। जैसे मेरे पास डेटा है 2, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 4। अब मैं एक टेबल बना दूंगा, एक टेबल में ऑब्जर्वेशन और एक टेबल में उसकी फ्रीक्वेंसी। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने मेरे पास? 1, 2, 3 और 4। तो जो भी ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फ्रीक्वेंसी 1 कितने नंबर ऑफ टाइम्स है 2 टाइम्स है, 2 कितने नंबर ऑफ टाइम्स है 4 टाइम्स है, 3 कितने नंबर ऑफ टाइम्स है 3 टाइम्स है, जबकि 4 कितने नंबर ऑफ टाइम्स है 1 टाइम्स है। तो 2 + 4 6 + 9 10, टोटल 10 डेटा हो गए। तो इसे हम कहते हैं टैबुलेशन, या फिर प्रेजेंट करना डेटा को एक सही ढंग से, एक सिस्टमैटिक तरीके से, उसे हम कहते हैं टैबुलेशन और अ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जहां पे हम ग्रुपिंग रिजल्ट इन अ टेबल कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी टेबल, इसे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे चल के हम ये सब बहुत यूज करेंगे तो आपको यूज्ड टू हो जाएगा। Many conclusion about the characteristic of the data, the behavior of the variable can be drawn from the table। तो जो बहुत सारे जो conclusions हैं,
जो डेटा की कैरेक्टरिस्टिक, जो इंपॉर्टेंस है, विशेषता है, वो सारी हमें किससे पता चल जाती है? टेबल को ही देखते हैं पता चलती है कि दोनों के बीच में बिहेवियर कैसा है। अगर मैं दो वेरिएबल ले लूँ एक्स और वाई, तो दोनों के बीच में बिहेवियर कैसा है ये हमें टेबल से ही पता चल जाता है। द क्वांटिटेटिव डेटा दैट इज टू बी एनालाइज स्टैटिस्टिकली कैन बी रिप्रेजेंटेड इंडिविजुअल सीरीज और अ डिस्क्रीट सीरीज। तो जो क्वांटिटेटिव डेटा यानी कि जो नंबरिंग होती है, न्यूमेरिकल डेटा होती है, जिसको हमें एनालाइज करना होता है स्टैटिस्टिकली, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए इंडिविजुअल और अ डिस्क्रीट सीरीज में। तो इंडिविजुअल सीरीज कोई भी रॉ डेटा जिसको हम कलेक्ट करते हुली, वो फॉर्म करता है एक इंडिविजुअल सीरीज। जैसे कि 8 स्टूडेंट का वेट 35, 40, 36, 32, 30, ये क्या हो गया? 8 स्टूडेंट का वेट हो गया। हमने क्या किया? किसी इंडिविजुअल पर्सन का एक इंडिविजुअल सीरीज बनाई। हमने क्या किया? 8 स्टूडेंट के वेट को लिख दिया कि 8 स्टूडेंट हैं जिनका वेट कितना है? 35, 40 से लेके 46 तक। हमने क्या किया? 12 स्टूडेंट के मार्क्स को लिख दिया कि मैथमेटिक्स में 12 स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, ये सारे उनके मार्क्स का लिस्ट है। डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज फॉर्मुलेट फ्रॉम रॉ डेटा। जो रॉ डेटा है वहां से जो हम फॉर्मुलेट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डिस्क्रीट सीरीज। द ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन ड्यू कैसे, मतलब जो हमने रॉ डेटा लिया था उसकी जो डेटा को हम क्या करते हैं? फॉर्मुलेट करते हैं, उसे हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डेटा, कि कितने टाइप्स के डेटा होते हैं। देखो 2 टाइप के डेटा होते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो उसे कहते हैं जब हम खुद जाके डेटा को खुद से लें। व्हेन द डेटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, अगर डायरेक्ट सोर्स से हम डेटा ले लें या फिर ओरिजिनल डेटा, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। जैसे मुझे अगर पॉपुलेशन काउंट करना है कि कितने पॉपुलेशन, मैं घर जा जाके पूछूंगा कि हर एक घर में कितने मेंबर है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। लेकिन अगर मैं अब जैसे मैं खुद चाहूँ कि पूरे वर्ल्ड में कितने पॉपुलेशन है, मैं हर घर पे जाके चेक नहीं कर सकता। मैं एक सेकेंड मीडियम का यूज़ करूँगा, जैसे हम कहते हैं इंटरनेट। मैंने इंटरनेट से चेक करके, अब मैंने किसी घर पे जाके नहीं पूछा हूँ, मैं किसी सेकेंड पार्टी पे डिपेंड कर रहा हूँ। उस पार्टी के जरिए या उस सिस्टम के जरिए मैंने क्या किया? एक बीच में इंटरमीडिएट है जिसका यूज़ किया। तो मैं कौन सा डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ? सेकेंडरी डेटा। बट उन्होंने जिसने खुद जाके घर घर से डेटा कलेक्ट किया था वो क्या था? प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा मतलब हम खुद जाके डेटा को कलेक्ट करते हैं उसके सोर्स से या उसके ओरिजिन से, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल जब हम सर्वे करते हैं रिसर्च में, तो घर घर जाके एक एक चीज़ के बारे में उसके जड़ तक पहुँचते हैं कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। जैसे अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो अफवाह पे नहीं चलती है, वो खुद जाके इन्वेस्टिगेट करती है, सर्वे करती है कि एक्चुअल में फैक्ट क्या था। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट के लिए हम डेटा खुद प्रैक्टिकली देखते हैं, ऐसे किसी के कहने पे नहीं मानते। लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो किसी दूसरे पर्सन ने पहले से इन्वेस्टिगेट किया है और उस चीज़ को हम पढ़ते हैं, तो हम सेकेंडरी डेटा का यूज़ करते हैं। बट जिसने खुद बुक लिखा है वो क्या करता है? वो फर्स्ट पर्सन होता है, वो खुद उस चीज़ को करता है और फिर डेटा लिखता है। तो सेकेंडरी डेटा वो इंफॉर्मेशन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, जिसको ऑलरेडी कलेक्ट करके किसी सिस्टम पे अपलोड कर दिया है या किसी बुक में लिख दिया है और अब हम उसका यूज़ करेंगे, तो वो हमारा सेकेंडरी डेटा है। जैसे देखो अब ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब मैंने क्या किया? खुद अलग अलग जगह से खुद जाके डेटा को कलेक्ट कर रहा हूँ हर एक बुक में से। हालांकि वो भी सेकेंडरी है बट फिर भी मैं हर डेटा को पहले देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ कि हाँ ये सही है गलत, फिर मैं आप लोग को यहाँ लेके आ रहा हूँ। लेकिन अब जो आप लोग पढ़ोगे वो सेकेंडरी डेटा हो गया। क्यों? क्योंकि आप लोग भरोसा कर रहे हो मेरे पे, लेकिन मैं जो है मैं खुद उसको रिसर्च कर रहा हूँ, एक एक डेटा को कलेक्ट कर रहा हूँ और जो चीज़ सही है वो यहाँ पे आपके सामने लेके आ रहा हूँ, तो वो होता है सेकेंडरी डेटा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो। तो आज का ये वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं, बहुत टाइम हो गया है। तो ये एक एग्जांपल है कि गिवन बिलो डेटा ये शो कर रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एक फैमिली के अंदर कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। 15 फैमिली है तो पहले फैमिली के अंदर 1 चिल्ड्रन है, सेकेंड के अंदर 3 है, ऐसे लास्ट के अंदर 1 है। ये पूरे डेटा है, उसको क्या किया गया है? एक टेबल में लिख दिया गया है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 2 3 4 5, तो टैली मार्क्स में भी लिखा है और ऐसे कितनी फैमिली है।
तो 1 चिल्ड्रन ऐसे कितने फैमिली है, ये आप काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 5 फैमिली है जिनके घर पे 1 चिल्ड्रन है। 2 चिल्ड्रन ऐसे कितनी फैमिली है, 1 2 3 4, तो 4 ऐसी फैमिली है जिनके घर पे 2 चिल्ड्रन है। तो आप समझ गए होंगे क्या हो रहा है कि हर घर में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। तो ऐसी कितनी फैमिली है जिनके घर पे 1 चिल्ड्रन है, वो यहाँ लिखा गया है। ऐसी कितनी फैमिली है जिनके घर पे 2 चिल्ड्रन है, वो तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिली है और ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ डेटा के बारे में डिस्कस किया है, स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया है, एकदम बेसिक से कि हम जब पढ़ते हैं तो हमारे पास डेटा होना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि कैसे हम डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ देखेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेन टॉपिक दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। जितने मैंने आपको पढ़ाया है वो आप क्या कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको लिख सकते हो। जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, सोचोगे उसके बारे में, उतना अच्छा होगा। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।